नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग आर को टारगेट किए हुए हैं। इसके हम लोग पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें अब तक हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस वाले सेगमेंट को देख लिया है और इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है पीवाईक्यू से ही हमें आयोग के दृष्टिकोण का पता चलता है। क्या पता चलता है? आयोग के दृष्टिकोण से आखिर आयोग कैसा प्रश्न बनता है और क्या पढ़े कि हमारे एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, पीवाईक्यू से ही कुछ न कुछ आपको डायरेक्टली प्रश्न आपको मिल जाते हैं। अगर आप लास्ट टाइम जो पेपर कैंसिल हुआ था उसको आप देखा होगा आपने, तो उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके जीएस में और लगभग 55 क्वेश्चन आपके हिंदी में डायरेक्टली मिले थे। ठीक है, इसलिए आपके लिए ये सेगमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर देखिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। आज हम देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो भी प्रश्न बने आपके एग्जाम में उसको। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है देखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक संबंध पर्यावरण की सुरक्षा का नहीं है? मतलब जो आपको जो प्रश्न दिया गया है इसमें किसका पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन क्या है? धारणीय विकास, गरीबी को कम करना, वातानुकूलन और कागज के थैले का प्रयोग। दोस्तों, जो गरीबी कम करना है ये आपको पर्यावरण से संबंधित नहीं है, बाकी चीजें क्या है आपको पर्यावरण से ही संबंधित है। अब आप कहेंगे सर एसडीजी में इसका संबंध है, एसडीजी का नहीं, ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ से इसका संबंध नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगर जहां देखिएगा जहां एक्सप्लेनेशन करने लायक होगा वहां हम एक्सप्लेन करेंगे, जहां एक्सप्लेनेशन करने लायक नहीं होगा वहां हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर जियोग्राफी जे स्पेंसर और डब्ल्यू.एल. टॉमसन ने विश्व के कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया? अब बताइएगा आंसर क्या होगा इसको दोस्तों? 11। कितने में विभाजित किया है? 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ दोस्तों? 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। इसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी कहा जाता है। और ये क्या हुआ देख लीजिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या होता? पारित हुआ था। इसमें कई एक्ट हैं, आपको होता है एक वन्यजीव अधिनियम होता है। वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में पारित होता है। ठीक है, एक वन अधिनियम होता है, वन अधिनियम कब पारित होता है? 1980 में पारित होता है। एक जल अधिनियम होता है, जल अधिनियम कब होता है? 1974 में होता है। ऐसे कुछ अधिनियम है, इसकी हम लिस्टिंग करके आपको एक मैटर में हम उपलब्ध करा देंगे चैनल पे। हमारा एक चैनल है दोस्तों अमोक क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसके मैटर को भी प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया दोस्तों? क्योंकि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1992 में पहली बार हुआ था। और कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास की पहली पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ है ये? ब्राजील में है। ठीक है, और 2012 में इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी प्रथम कहते हैं, इसे पृथ्वी प्रथम सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी 2 सम्मेलन जो कहा जाता है दोस्तों, ये 2012 में हुआ था। ये 20 वर्षों बाद हुआ था। रियो +20 भी इसे कहा जाता है। रियो के 20 साल बाद फिर से वहीं ब्राजील शहर में हुआ था, इसलिए रियो 20 भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, किसका प्रतिशत है? ऑप्शन क्या है आपके सामने? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। आपको पता है दोस्तों नाइट्रोजन कितना है? लगभग 78% है, और ऑक्सीजन लगभग 20% है या 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.38% है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है? और भी कम है, देख लीजिएगा। ये क्या है? नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 या फिर 0. कभी कभी आपको ऐसे 38 लिखा मिल जाएगा, तो 38 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ईपीए का फुल फॉर्म क्या है? ईपीए पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन क्या है इसका दोस्तों? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या होगा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या है? नीचे दिए गए वक्तव्य जिसमें से एक कथन दिया है, दूसरा कार्य दिया गया। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन इसमें आपका सही है। कह रहा है जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। जीव मंडल खुला तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, कह रहा जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः
नए पदार्थ के निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा का निवेश एवं बहिर्गमन का कोई प्रतिबंध नहीं। दोस्तों ध्यान देना है, जीव मंडल जो अगर खुला तंत्र है तो स्वाभाविक है कोई भी तत्व आ सकता है, जा सकता है, ठीक है। इस पे ये पाबंदी नहीं लगा जा सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो आर जो है कथनकारक जो है गलत दे रहा है, कथन ये क्या है आपका सही है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा इसमें सही होगा। देख लीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। जैव मंडल मिट्टी, सैल, जल, वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण के मंडल के रूप में व्याप्त होते हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, चारों चीजें जहां मिलती हैं वहां क्या होता है, आपका जैव मंडल का निर्माण होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा व्याप्त परतंत्र है जिसके साथ ही जीवित जीव संबंधित उस मंडल के जीवों का भरण पोषण करते हैं। जो जीव होते हैं उस मंडल क्या करते हैं, भरण पोषण का काम करते हैं, ठीक है। यह एक खुला पारतंत्र, क्या है, खुला पारतंत्र, जिसमें पदार्थों का लगातार निवेश भी होता है और बहिर्गमन यानी आउटपुट भी होता है, यानी इनपुट और आउटपुट पदार्थों का हर समय भी होता रहता है, ठीक है। फिर कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं या बार बार पुनः चक्रित होते हैं, ठीक है। और अंततः अंत काल तक चलते हैं, यानी अध्ययन की अनंत काल तक चलते रहते हैं। इसका मतलब ये है जो भी पोषक तत्व आएंगे जाएंगे, हर समय ये चलते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है ऊर्जा का लगभग 10% भाग ही पोषक स्तर पर अगले पोषक स्तर का स्थानांतरित होता है। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लिंडमान, क्या थे, लिंडमान। इन्होंने कहा जो ऊर्जा होती है एक जीव से दूसरे जीव में केवल 10% ही जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई शेर किसी उसको खाता है, क्या नाम है कि हिरन को खाता है, अगर हिरन के पास 100 केजी एनर्जी है तो शेर को केवल 10 केजी ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 केजी ही मिलेगा, ठीक है। यानी 10% ही मिलेगा, बाकी ऊर्जा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी के निम्नलिखित में से बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, किसके बीच का अध्ययन है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? जीवों और वातावरण का, मनुष्य और वन का, मृदा और जल का, पति और पत्नी का। बताइए कि पति और पत्नी का पारिस्थितिकी तंत्र होता नहीं, ये किसका, जीव और वातावरण के बीच जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम, ठीक है। देख लीजिएगा, पारिस्थितिकी जीव की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय और उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों या अननोन क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, पारिस्थितिकी पदछाप की इकाई क्या है, यानी जो फुटप्रिंट होता है, इको फुटप्रिंट कहा जाता है, इको फुटप्रिंट कहा जाता है। इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों? इसकी इकाई जो है ऑप्शन क्या है, भूमंडलीय हेक्टेयर या फिर नैनोमीटर या हाफ क्यूबिक फुट या फिर क्यूबिक टन। आंसर क्या होगा दोस्तों? इसको भूमंडलीय हेक्टोमीटर, ठीक है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में कौन सा? भी जस्ट हम लोगों ने देखा था जो बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है? ऑप्शन जैव मंडल। क्या होगा इसका आंसर? जैव मंडल। जैव मंडल जो होता है सबसे बड़ा पारितंत्र है, ठीक है। आगे चलिएगा, देख लीजिएगा, जैव मंडल या बायोस्फीयर पृथ्वी का सबसे बृहद पारितंत्र है और जैव मंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र है। क्या है? बेसिक तंत्र है जिसमें जैविक एवं अजैविक दोनों संगठन होते हैं, दोनों संगठक होते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा। अगला कह रहा है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित क्रम बताइए। जो अनुक्रम है मतलब सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके कम आपको क्या करना है उसको बताना है। ध्यान देना जो दोस्तों, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है सबसे ज्यादा मैंग्रोव होता है। पहला क्या होता है? सबसे ज्यादा मैंग्रोव होता है, ठीक है। दूसरा घास होते हैं, क्या होते हैं? दूसरे घास के मैदान होते हैं। तीसरे झील वगैरह हो जाता है, झील हो जाता है। उसके बाद चौथा महासागर हो जाता है। क्या हो जाता है? महासागर होता है। ऑप्शन इसमें देखेंगे, ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही होगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? ये सही होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, मैंग्रोव, घास, स्थल, झील और महासागर, ये क्या है? उसका पारितंत्र की बढ़ती हुई उत्पादकता के संबंध में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है? यानी कौन सा स्थलीय पारितंत्र नहीं है? आप बताइए। ऑप्शन क्या है? पर्वतीय पारितंत्र, सागरीय पारितंत्र, निम्न स्थलीय पारितंत्र, अर्ध शुष्क पारितंत्र। स्वाभाविक है दोस्तों, जो सागर है ये स्थल का भाग नहीं है, ठीक है। ये जलीय पारितंत्र का उदाहरण किसका है? जलीय पारितंत्र का उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं।
देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है स्थलीय, दूसरा होता है जलीय। एक होता है स्थलीय, दूसरा क्या होता है, जलीय होता है। फिर क्या जा रहा है, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र या निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र या अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है दोस्तों, ये स्थलीय पारितंत्र कैसा है, स्थलीय पारितंत्र है। जबकि सागरीय पारितंत्र में क्या क्या आ जाएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य भाग है। जो सागर वगैरह होता है वो जो जलीय पारितंत्र है उसका मुख्य भाग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, यानी ऐसा कौन सा काम करेंगे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। ऑप्शन क्या है, लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वनारोपण। क्या होगा इसका दोस्तों, लकड़ी काटना। अगर हम लकड़ी काटेंगे, पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक है पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। अब बताइएगा, वनों को काटना, वनरोपण, वर्षा जल का प्रबंधन या जैव मंडल का भंडारण। क्या होगा दोस्तों, अगर वन को काटेंगे तो क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र के सही नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा आपके इसमें से सही होगा। आगे चलिएगा। अगला क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के में उच्चतम पोषण का स्तर क्या होता है, बताइएगा। ऑप्शन क्या है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर उपकटक। जो सर्वाहारी होते हैं दोस्तों, ये सबसे उच्चतम पोषक स्तर होते हैं। किसमें होते हैं, सबसे उच्चतम होते हैं। ठीक है, चलिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन या सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा है दोस्तों, ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की क्या कहे जाते हैं, प्रेरक बल कहे जाते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। जैविक और अजैविक संगठनों के बीच बिचौलिया का काम करता है। कौन करता है दोस्तों, जैविक और अजैविक के बीच बिचौलिया का काम। ऑप्शन क्या है सामने, परजीवी, वियोजक, उत्पादक या उपभोक्ता। क्या होगा इसका दोस्तों, उत्पादक। उत्पादक क्या करता है, जैविक और अजैविक तत्वों के बीच क्या करता है, उपभोक्ता का काम करता है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं माना जाता है। ऑप्शन क्या है, बबूल, नीम, पीपल या यूकेलिप्टस। इसका होगा दोस्तों इसका आंसर यूकेलिप्टस। क्यों, क्योंकि यूकेलिप्टस जो प्लांट होता है यह एक दिन में बहुत सा पानी शोषण कर लेता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट के लिए काफी हानि समझा जाता है इसके लिए। और जहाँ ये होता है ना, वहाँ की फसल या फिर खेत वगैरह अनउर्वरक हो जाते हैं, यानी वहाँ पैदावार बहुत कम हो जाती है, नमी खींच लेता है पूरी मिट्टी का। ठीक है, आगे चलिएगा। अब सामने ऑप्शन है, जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। ठीक है, यह पारितंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों पर प्रभावित करता है। आप बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका दोस्तों। दोस्तों ये जो सामाजिक जैव वानिकी होता है, ये जीवन से संबंधित नहीं, ध्यान देना, ये जीवन से संबंधित नहीं, जीवन का प्रबंधन नहीं है, बल्कि जब और जीव और वनों के बीच जो संबंध है उसके बीच के ये बताता है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन आपका गलत है। और अगर पहला आप एलिमिनेट कर दें, पहला यहाँ भी है, पहला यहाँ भी, पहला यहाँ भी है, इन ऑप्शन बी और इन 2 और 3 आपका अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक शब्द बायो और नॉमिस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जीव या जीवन से है, और जबकि नॉमिक्स का अर्थ है क्या, व्युत्पन्न, या जिसका अर्थ है नियम, यानी ऐसे जो जीव। ठीक है, इस प्रकार बायोनॉमिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन का नियम है। क्या है, जीवन के नियम से प्रतीत होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, स्वपोषी या स्वपोषण का स्तर उत्पादन के पारिस्थितिकी उत्पादकता कहा जाता है। सही है या नहीं। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, द्वितीय उत्पादकता के संदर्भ में परपोषी या विषम पोषी स्तर के उत्पादन से किया जाता है। अब बताइए जो स्वपोषी होते हैं क्या वो उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, उसे प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं। और जो द्वितीय उत्पादक होता है वो क्या, परपोषी होता है। ध्यान देना है, उसमें जो
द्वितीय उपभोक्ता है होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, इसलिए उसे परपोषी कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? विषम पोषी या परपोषी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक संगठनों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। ठीक है, स्वपोषी जो संगठक होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से अपने रासायनिक क्रिया के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन जो परपोषी होते हैं दोस्तों, जो परपोषी होते हैं वे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता आते हैं। कौन कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता आ जाता है, द्वितीय उपभोक्ता आ जाता है और तृतीय उपभोक्ता आ जाते हैं। ठीक है, उत्पादक जो होते हैं क्या होते हैं? हमेशा स्वपोषी होते हैं। ठीक, आगे चलिएगा। उपभोक्ता परजीवी जंतु होते हैं जो स्वपोषी पौधे या उत्पन्न जीवों के ऊपर अपना आहार ग्रहण करते हैं। यानी ये क्या करते हैं? जो उपभोक्ता होते हैं, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो, चाहे द्वितीय उपभोक्ता हो, चाहे तृतीय उपभोक्ता हो, क्या करता है? उसी के ऊपर डिपेंड होकर अपना काम चलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा को पोषण स्तर अन्य स्तर को स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? अगर ऊर्जा का स्तर क्या होगा? मैंने अभी जैसे बताया था, एक स्तर से दूसरे स्तर जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो घटती जाती है। क्या होगा? घटती। ठीक है, 10% नियम है लिंडमान का, तो उसमें क्या किया जाता है? एक स्तर से दूसरे स्तर पोषण की मात्रा करती जाती है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। ठीक है, वे जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते स्वपोषी होते हैं। बिल्कुल, यह स्टेटमेंट आपका सही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन को उपभोग करते नहीं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? उत्पादक अपने भोजन बनाते हैं, न कि उपभोक्ता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन गलत है। अगर तीसरा हम एलिमिनेट कर दें ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन अपने आप कट गया। ठीक है, फिर कह रहा वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। नहीं दोस्तों, ये उल्टा लिख रहा है, बल्कि कार्बनिक को अकार्बनिक परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यानी चौथा भी ऑप्शन आपका क्या है? आपका गलत हो गया। यानी एक और दो ऑप्शन क्या है? आपका सही है। ठीक है, देखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक स्वपोषी संगठक होते हैं, दूसरा परपोषी होते हैं। ठीक है, जो स्वपोषी होते हैं जस्ट हम लोगों ने देखा था, अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। जो परपोषी होते हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। नीचे दिए गए कथनों पर एक अभिकथन दूसरे पर कारण है। मतलब एक कथन कारण दिया गया, देखते हैं कौन सा कथन सही है, कारण सही है, एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग प्रश्न है, काफी ज्यादा आपको दिक्कत करते हैं एग्जाम हॉल में। ये कहीं न कहीं अब गलत ही हो जाता है, आप कितना भी स्पष्ट पढ़े रहिए फिर भी कंफ्यूजन हो ही जाता है इसमें। देखिएगा, पारिस्थितिक के विविध अवयव के आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ठीक है, अच्छा, मानव क्रियाओं से वातावरण को प्रभावित होता है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन निर्भरता तो है भाई, बिना इसकी निर्भरता से काम नहीं चलेगा। यानी पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा आपका क्या है? सही है। अब हम देखेंगे जैव विविधता संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं उसको। ठीक है, कह रहा है जैव विविधता परिभाषित किया जाता है, क्या होता है? ऑप्शन क्या है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, या किसी पर्यावरण में रोजाना मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति में विभिन्नता, या भौतिक घटकों के पर्यावरण का प्रभाव। भौतिक नहीं होता है दोस्तों, रोजाना इसका कोई मतलब नहीं होता। किसी पर्यावरण विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी जो होता है ये आपका होगा आंसर। ठीक है, इसे जैव विविधता कहा जाता है। और कई प्रकार की होती है जैव विविधता, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित पर्यावरण के विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में जाना कहा जाता है। कह रहा है किसी पर्यावरण में अगर विभिन्न प्रजातियां और उनकी श्रेणियां हैं तो उनको क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदाय संगठित रहती हैं। कौन कौन रहता है? कई समुदाय संगठित रहती है, और ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। ठीक है, और इसको तीन प्रकार से मापन किया जाता है। एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, तीसरा गामा होता है। ठीक है, नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह कल्पना विटिकर द्वारा सर्वप्रथम 1960 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और 1972 में यह व्याख्यात किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? आंसर क्या करिए 2003 चेन्नई में। कहाँ है? 2003 चेन्नई में किया गया था। ठीक है, देख लीजिएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के कार्यान्वित करने के लिए क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में, तमिलनाडु। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है या क्षेत्र है? क्या होगा इसका दोस्तों? जो अब ऑप्शन क्या है? नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरबन है या मन्नार की खाड़ी है? ऑप्शन क्या होगी दोस्तों? मन्नार की खाड़ी। मन्नार खाड़ी क्या है? सबसे बृहत्तम क्षेत्र है। ठीक है, देख लीजिएगा। प्रश्नगत विकल्प में यूनेस्को द्वारा क्षेत्र की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मन्नार की खाड़ी, जो कितना है? 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जबकि भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्वों में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल क्षेत्र कहाँ है? कच्छ का रण। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा बायोस्फीयर कहाँ पे है, वो क्या होगा? इसका कच्छ का रण है। ठीक है, और ये जो मन्नार की खाड़ी है ये दूसरे ऑप्शन पे है, लेकिन चूंकि ऑप्शन कच्छ का रण नहीं दे रखा था इसलिए ऑप्शन क्या होगा? आपका मन्नार की खाड़ी इसमें सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। जैसे नीलगिरी क्या है? 5520 है। नंदा देवी क्या है? 5860 है। सुंदरवन कितना है? 9030 है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया? दिसंबर 2002 में। कब पारित किया गया दोस्तों? दिसंबर 2002 में पारित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना की है। कहाँ की है दोस्तों? चेन्नई में। कहाँ की है? चेन्नई। ठीक है, जस्ट हम लोगों ने देखा है। ठीक, आगे चलिएगा। जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया। चूंकि करंट संबंधित क्वेश्चन है इसलिए क्या होगा? इस करंट पे इसके फोकस ज्यादा रहा होगा, इसलिए आपके लिए पुराना क्वेश्चन है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, नगोया प्रोटोकॉल अगर पूछा जाए कभी, नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? उसका आंसर क्या होगा? जैव विविधता। ठीक है, आगे चलिएगा। देखिएगा, जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों को 10वां सम्मेलन नगोया जापान में 2010 में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे चलिएगा। अब इस बार क्या हुआ? तो इस बार जो है, जो भी लेटेस्ट हुआ है, कहाँ हुआ है? ब्राजील में, नहीं कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया में हुआ लेटेस्ट वाला इस बार जो हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? हॉट स्पॉट मतलब ये है कि जहां पर जैव विविधता की बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में हो तो उसे क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहा जाता है। ऑप्शन क्या है? गंगा का मैदान, गुजरात, मध्य भारत या फिर पूर्व हिमालय। दोस्तों, जो पूर्वी हिमालय है, जो पूर्वोत्तर का हिमालय है, वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे चलिएगा। इसका डिटेल देख लीजिएगा। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता, स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीवों जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। ठीक है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। कौन कौन सा? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार और भारत वाली सीमा, सुंडरलैंड हॉट स्पॉट माना जाता है। ठीक है, और अंडमान निकोबार, भारत म्यांमार सीमा वाले क्षेत्र को सुंडरलैंड का भाग ही माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में किसे जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? ऑप्शन क्या है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या सिंधु का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान। क्या होगा दोस्तों? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है? यहाँ पे जैव विविधता की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना या क्लाइमेट एक्शन के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है? क्योंकि सरकार ने क्या किया था, क्लाइमेट से लड़ने के लिए 8 एक्शन लिए थे, उसमें से पूछा कौन से इसमें से वो नहीं था। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सौर शक्ति, आणविक ऊर्जा। इसमें ध्यान देना है दोस्तों, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ये आपका उसमें 8 मिशन में नहीं था। ठीक है, बाकी सब थे।
ठीक है, अवशिष्ट से ऊर्जा या वनरोपण। देखिएगा ऑप्शन क्या होगा, बी यानी आणविक ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई थी और जिसके 8 मिशन है। क्या है, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के लिए मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जलीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, फिर देखिए राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान और सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, इस प्रकार 8 मिशनों को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे चलिएगा, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब लागू किया गया दोस्तों? आंसर क्या है इसका, 2008। कब होगा, 2008। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सीडीएम के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन क्या है, क्या सीडीएम क्या होता है, क्लीन या हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, या ग्लोबल तापीकरण को कम करता है, या कीटो प्रोटोकॉल के इसके सतत विकास के आंकड़े के सुझाव दिया गया, या विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं को पूंजी लगाने को निषेध करता है। नहीं दोस्तों, निषेध नहीं करता है बल्कि अनुमति देता है, अनुमति देता है। ठीक है, क्या करता है, अनुमति देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें होगा, क्योंकि इसमें इसे कहा क्या जाता है, इसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहा जाता है। इसका ये होता है, जो गरीब राष्ट्र होते हैं, गरीब राष्ट्र को बड़े राष्ट्र जो पूंजीगत राष्ट्र हैं, वो अपने मतलब कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो गरीब राष्ट्र होते हैं उनको पैसा, वित्त या फिर टेक्नोलॉजी प्रदान करते हैं। इसी संबंधित ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे चलिएगा, इस बार इसको देख लीजिए, क्या एक्सप्लेनेशन क्या है। सीडीएम या फिर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग से कमी के लिए हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली है। यह क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अपनाई गई थी। ठीक है, ध्यान देना है, इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक या अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। ठीक है, यह वैश्विक तापमान को कम करने में सहायक है और इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? बताइएगा, ऑप्शन क्या है, मतलब कौन सी ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है? पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैस बार बार आपसे पूछा जाता है और हर एग्जाम, चाहे आप पीछे से कोई भी एग्जाम देते हो, यहाँ से प्रश्न आपसे मिलना तय है। ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उसे कहते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता हो। क्या करता हो, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता हो, उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, प्रश्नगत विकल्प में ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय आवर्त विकिरण को सीमा के अंतर्गत विकिरण का अवशोषण करती है और क्या करती है, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है, यही काम होता है। और इसमें कौन कौन सी गैस होते हैं, ध्यान देना है, जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, ये ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर पूछे सबसे ज्यादा वाष्पन किस हीट किस में होता है, और क्या, जलवाष्प। जलवाष्प क्या करती है, सब ज्यादा हीट कैरी करती है। ठीक है, आगे चलिएगा, अगर भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम बताइए क्या होगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो क्या होगा, कह रहा सार्वभौमिक बेहतर संपर्क हो जाएगा, हिम नदी द्रवित होने लगेगी, ये स्टेटमेंट सही है। समय से पूर्व आम बौर, जो आम के बौर लगते हैं, बौर समझते हैं ना, जो आम में फूल जैसे लगता है, वो समय से पूर्व होने लगे, सही है। स्वास्थ्य को प्रभाव होगा, ये भी सही है। देखिए, जो सार्वभौमिक बोझ की बात कर रहा है ये गलत है, क्योंकि कुछ स्थान पे क्या होंगे, अगर नदियां डूब जाएंगे, मतलब जल स्तर बढ़ जाएगा, कुछ क्षेत्र ऐसे जो डूब जाएंगे तो जलमार्ग भी जलमग्न हो जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन पहला गलत है और बाकी सब क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? चूंकि ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है, 2019 मतलब ये जो पेपर जब रहा होगा प्री वाला, उसका संबंधित प्रश्न है, इसलिए आपके लिए पुराना क्वेश्चन होगा, करंट संबंधित क्वेश्चन है, फिर भी आपको ध्यान देना है सिंगापुर। ठीक है, आगे चलते हैं, ओजोन क्षरण से संबंधित जो भी प्रश्न बने उसको देखते हैं। ओजोन परत अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? कहाँ है दोस्तों, समताप मंडल में। कहाँ पे, समताप मंडल में। ठीक है, आगे चल लेते हैं, ये तो सभी पता है।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत की ह्रास के लिए उत्तरदायी? ऑप्शन क्या है? नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। आप बताइएगा कौन सा ओजोन के लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों ओजोन स्तर के लिए जिम्मेदार गैस। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित गैसीय द्रवित पदार्थ है जो रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यंत्रों या शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थिति ओजोन क्षरण के क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका क्या है? प्रमुख कारक है। ध्यान देना है, जहां भी ओजोन के कारण पूछ लिया जाए ओजोन क्षरण का, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? बहुत ही अहम रोल योगदान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सामने? उपयुक्त वायुमंडल के ओजोन परत के क्षरण निम्नलिखित किससे किससे हो रहा है? ऑप्शन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या स्मॉग। दोस्तों ध्यान दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये एसिड रेन के लिए है। किसके? एसिड रेन के लिए। ठीक है, जहां भी अगर एसिड रेन आपसे पूछ लिया जाए उसका क्या ऑप्शन होगा? सल्फर डाइऑक्साइड होगा। और ओजोन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC जिसे कहा जाता है, ये आपका क्या है? जिम्मेदार है। ठीक है, आगे चलिए। ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। बिल्कुल से आवश्यक। क्यों? कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उनको क्या करते हुए रोकता है। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी के उच्च ऊर्जा विकिरण को संरक्षित करती है। आप बताइएगा है या नहीं है? बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक, आगे चलिएगा। आगे वन और वन्यजीव से संबंधित जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? एशिया। क्या होगा? एशिया। ठीक है, ऑप्शन बी देखिएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतया भारत, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़े वृक्षों वाले पत्तीदार भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? सब ज्यादा पादप विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जहां सदाबहार वन होंगे वहां क्या होगा? पादप विविधता अधिक पाई जाएगी। ऑप्शन क्या है सामने? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या शीतोष्ण आर्द्र वन या शीतोष्ण सदाबहार वन। जो सदाबहार वन होता है दोस्तों, यहाँ पर विविधता या जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी और डेल्टा के पर अवस्थित है? तो ध्यान दोस्तों, एक है कोरिंगा। कोरिंगा जो ये है, जैसे यहाँ पर देखिए गोदावरी है, ये कृष्णा है, दोनों बीच में पाया जाता है और ये बहुत ही बड़ा डेल्टा है, जो कि सुंदरवन के बाद मैंग्रोव वन यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, देखिएगा। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के समीप स्थित है। यह भारत के पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद दूसरा मैंग्रोव वन है। अगर पूछा जाए, अगर कभी आपसे सामने प्रश्न दे दिया जाए उसमें सुंदरवन ना देकर कोरिंगा दिया रहे, उसका आंसर क्या होगा? कोरिंगा होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा वन वर्ग नहीं है? ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन या फिर ग्राम वन। दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हुआ है। जो वन्य जीव संरक्षण नियम हुआ है उसके 1972 के तहत स्थापित हुआ है, न कि इसके तहत। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका सही होगा। और जो 1952 की नीति है इसके अनुसार क्या है? संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, वन वृक्ष भूमि, इस प्रकार के क्षेत्र क्या आते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। हालांकि यह प्रश्न पुराना है फिर भी देख लीजिए। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, क्योंकि आपको क्या देखना है? 2023 की रिपोर्ट देखना है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लीजिए कि इसमें चूंकि अपडेटेड दिया गया है 2016 की 2001 स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार की बात किया गया है। हालांकि आपको 2023 वाला डेटा देखना है आपको। ठीक है, आपको वहां से प्रश्न देखिएगा क्योंकि यहाँ से आंकड़े आपके लिए गलत हो जाएंगे। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन क्या है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर मेघालय। दोस्तों जो मिजोरम वाला क्षेत्र है उसका जो कुल क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक क्या है? वन पाए जाते हैं। कितना पाया जाता है? लगभग आपका 84.53। उसके बाद किसका है? उसके बाद आपका मणिपुर है,
मेघालय है और नागालैंड है। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या है, वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, क्या भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण की विशेषता रखता है? अब बताइए वृक्षारोपण की विशेषता कौन सा रखता है? ऑप्शन क्या है, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग या वालपराई। जो वालपराई है ये क्या है, उसके लिए जाना जाता है। क्या है, वालपराई नगर कहाँ है, तमिलनाडु में है, राज्य में है, या प्रश्न का विकल्प में वृक्षारोपण की विशेषता के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का घटाकर कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष। कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष के। देखिए देख लीजिएगा, 2016 के कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी। पहले क्या था, 20 वर्ष में एक बार समीक्षा होती, तब क्या होगा, 5 वर्ष में समीक्षा होती। ठीक है, आगे चलिएगा, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला क्या है, पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, दूसरा क्या है, सामाजिक वानिकी का प्रोत्साहन देना, तीसरा क्या है, देश में कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना। ठीक है, और वन प्रबंधन के जन समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। दोस्तों इसमें क्या चारों ही ऑप्शन क्या है, सॉरी माफ करिएगा, 1 और 4 ऑप्शन क्या है, 1 और 4, यानी पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना प्लस क्या है, वन प्रबंधन को जन समुदाय भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, ये राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि अगर इनडायरेक्ट रूप से देखेंगे तो ये दोनों उद्देश्य उसमें आ जाएंगे, बट डायरेक्टली रूप से इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, देखिएगा अगला क्या है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। कहाँ मिलता है? ऑप्शन क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा या मिजोरम। अभी जैसे देखे कहाँ पे, मिजोरम। कहाँ देखे थे, मिजोरम। कितना है वहां पर? वहां लगभग 84.53% क्या है, वन है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लीजिएगा, मिजोरम में 84%, अरुणाचल प्रदेश में 79%, नागालैंड में 73% और त्रिपुरा में 73%। ठीक है, आगे चलिएगा, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? क्योंकि आप देख लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, क्योंकि वन से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं, वन से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि वन के भी प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, अब चूंकि 2017 की रिपोर्ट है इसलिए आपके लिए पुराना प्रश्न है, फिर भी ध्यान दीजिएगा, 21.54। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब आपकी बारी के प्रश्न है, अगर पूरा वन, केवल वन की बात करें, वृक्षावरण की बात करता है तो इसकी प्रतिशतता बढ़ जाती। ठीक है, ध्यान देना, वन और वृक्षावरण दोनों जब पूछेगा तब करीब 24 समथिंग आएगा, लेकिन केवल वन पूछा है इसलिए 21.54 है। और कभी कभी लोग नहीं ध्यान से पढ़ते, वो मारकर चले जाते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट ये भी 2019 का है, जिसके लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें 2023 का डेटा देना है। 2023 डेटा आपको ध्यान देना है, देख कर जाना है 2023 में डेटा क्या था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं, अब वन जो अभ्यारण्य जो जैव मंडल रिजर्व है, इससे संबंधित जो प्रश्न बने आपके एग्जाम में उसको देखते हैं। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? अब बताइएगा, क्योंकि ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए करंट से पूछा गया है। ठीक है, आप बताइएगा, ऑप्शन क्या है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व या पेरियार टाइगर रिजर्व। क्या होगा इसका? बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व कहाँ है, बांदीपुर ये है कर्नाटक में, ये कहाँ है, कर्नाटक में, इसलिए क्या है, कर्नाटक वाले जो है वहां क्या है, ऐसा काम किया गया है। ठीक है, आगे चलिएगा, तो कर्नाटक में स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित ड्रोन विमान के उपयोग के लिए प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों, धूपगढ़ चोटी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान। चूंकि आरो का प्रश्न है, लेकिन सतपुड़ा चूंकि धूपगढ़ कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, धूपगढ़ अगर आपको नहीं पता उद्यान कहाँ पे है, आपको इतना पता है धूपगढ़ जो है सतपुड़ा के श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। आपको ये दिमाग में आ जाएगा सतपुड़ा के ही आसपास होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कभी कभी आपको प्रश्न नहीं भी आते हैं, फिर भी आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, ताकि उससे क्या हो जाए, प्रश्न को आपको सही करना पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व की धरोहर घोषित किया है? आपने क्या है, काजीरंगा, कंचनजंगा, कार्बेट या फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा इसका दोस्तों?
कंचनजंगा। किसको शामिल किया? कंचनजंगा। कहाँ पे? सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, जुलाई 2016 में इस्तांबुल तुर्की में संपन्न विश्व धरोहर समिति में 40वीं बैठक में क्या किया? बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा विहार और चंडीगढ़ की ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिक्किम की कंचनजंगा क्या किया गया है? राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब आगे कुछ जैव मंडल दे रखा है और राज्य दे रखा है, आपको मिलान करना है। जैसे सिमली पार्क, सिमली पार्क कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। ठीक है, नाकरेक कहाँ पे है? मेघालय में है। ठीक है, अगर तो ही मिला लीजिए आपको मिल जाएगा। ए में 4, ए में 4 कहाँ कहाँ ऑप्शन है देख लीजिएगा। ए में 4, ए में 4 एक मिला दिए आपको, मैंने 2 ऑप्शन करके इधर ही है, हम देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, बार बार कहाँ मुड़ के जाए। सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, नाकरेक मेघालय और शीत या कोल्ड डिजर्ट कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा अभ्यारण्य नहीं है? कौन सा अभ्यारण्य सम्मिलित नहीं है? समस्तपुर, रायबरेली सही है। नवाबगंज, नवाबगंज दोस्तों उन्नाव में है। कहाँ? उन्नाव में है, ना कि इलाहाबाद में। ठीक है, यही सम्मिलित नहीं, यानी यही ऑप्शन आपका सही है। बखीरा संत कबीर नगर सही है। सांडी हरदोई, ये क्या है? आपके रामसर स्थल है, ध्यान देना, ये सब क्या है? रामसर साइट्स हैं यूपी के उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स हैं, इसको ध्यान देना है। कुल 10 रामसर साइट्स हैं और पक्षी अभ्यारण्य भी है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य भी है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। कह रहा है कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? क्या अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सॉरी, बेतला जो है झारखंड में है, माफ करिएगा, बेतला जो है झारखंड में है और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। गुगामल क्या है? महाराष्ट्र में। और अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पे कर्नाटक में। ठीक है, आगे चलिएगा। अब फिर कुछ अभ्यारण्य उद्यान दे रखा है, आपको सम्मिलित करना है, बताइएगा कौन कौन सा है। बेतला भी जस्ट हम लोगों ने देखा कहाँ है? झारखंड में। अगर सम्मिलित करने वाला होता तुरंत सम्मिलित हो जाता। ठीक है, देखिएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। इतंकी, इतंकी बार बार पूछा गया है, नागालैंड का है ये, बार बार कई एग्जाम में पूछा गया, पीछे तो कई बार पूछा गया है, इसी से ध्यान दीजिएगा। इतंकी नागालैंड, बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर और गुंदई तमिलनाडु। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है अमोघ क्लासेस, क्या है? अमोघ क्लासेस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।